Hello students, now in this video we will discuss about electrolysis. Electrolysis. Basically electrolysis किसमें होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होता है. किसमें होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होता है. तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है? डीकम्पोजिशन. क्या? डीकम्पोजिशन ऑफ सॉल्ट यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके किसी भी सॉल्ट का हम क्या करते हैं? डिकम्पोजिशन करते हैं. ठीक है, वो जो सॉल्ट है वो कौन सी स्टेट में होना चाहिए? लेकिन या तो वो मॉल्टन स्टेट में होना चाहिए या फिर वो एक्वस सॉल्यूशन में होना चाहिए. ठीक है, मॉल्टन स्टेट मतलब मेल्टेड फॉर्म में होना चाहिए, एक्वस सॉल्यूशन मतलब ये वाटर में डिसॉल्व होना चाहिए. तो इलेक्ट्रोलिसिस क्या है? इट इज डिफाइंड एज प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट बाय पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट. ठीक है, अच्छा, व्हेन दिस सॉल्ट इज इन एक्वस सॉल्यूशन और मॉल्टन स्टेट. और जो एपरेटस हम यूज करते हैं इसमें, जो इस प्रोसेस के लिए जो एपरेटस यूज करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. क्या बोलते हैं उसे? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल उसे हम बोलते हैं. ठीक है, अब जैसे कि हमने क्या लिया? NaCl ले लिया. सपोज हमने क्या ले लिया? ये ले लिया, इसमें NaCl का एक्वस सॉल्यूशन है. तो इसमें अभी क्या है? वाटर है और NaCl. ठीक है, अब हमने ये दो इलेक्ट्रोड्स डाल दिए. क्या डाल दिए? तो इसमें इलेक्ट्रोड्स डाल दिए. ठीक है, ये हमने दो इलेक्ट्रोड्स डाल दिए. देखो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं. ठीक है, इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया, फिर ये स्विच के थ्रू उसको बैटरी से ही क्या कर दिया हमने? ये कनेक्ट कर दिया. ठीक है, तो जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो क्या है आपका? एनोड, और जो नेगेटिव टर्मिनल है वो हमारा क्या हो गया? कैथोड. ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो गया. पॉजिटिव टर्मिनल क्या हो गया? एनोड, और नेगेटिव टर्मिनल क्या हो गया? कैथोड हमारा हो गया. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए रिएक्शन जो होंगी वो क्या होंगी? देखो दो तरफ रिएक्शन होगी, एक एनोड पे होगी और एक कैथोड पे होगी. तो कैथोड पे हमारा क्या होता है? रिडक्शन होता है. ठीक है, तो अब देखिए कैथोड पे रिएक्शन क्या क्या होगी? कैथोड पे आपका NaCl है, तो यहाँ पे Na प्लस आयंस होंगे. तो वो जो Na प्लस आयंस है वो एक इलेक्ट्रॉन लेके आपके डिपॉजिट हो जाएंगे यहाँ पे. तो इसको अगर प्रॉपर लिखें तो ये क्या है? Na प्लस एक्वस में प्लस एक इलेक्ट्रॉन दिया और यहाँ पे आपके ये डिपॉजिट हो गए सॉलिड में. यहाँ पे इस इलेक्ट्रोड पे Na डिपॉजिट होता चला जाएगा. ठीक है, एक आपकी रिएक्शन ही होगी क्योंकि आपका NaCl है तो उसमें Na प्लस है और Cl माइनस है. अब दूसरा आपका क्या है? H प्लस है. H प्लस ये भी एक्वस है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बना लेगा? हाफ H2 बना लेगा गैस स्टेट में. तो देखिए कैथोड पे जो दोनों रिएक्शन हो रही है उसमें सोडियम Na प्लस आयन का भी क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, और H प्लस आयन का भी क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है. ठीक है, अब जब आप इसका E0 सेल देखेंगे, E0 सेल इसका कितना आएगा? -2.71 और इसका क्या आएगा? 0. हाइड्रोजन का क्या होता है? 0 और सोडियम का क्या होगा? -2.71. ठीक है, अब हमें क्या पता है? हम लोग को क्या पता है कि जितना ज्यादा नेगेटिव होगी वैल्यू उतना ही वो ऑक्सीडाइजिंग की तरह बिहेव करेगा. ऑक्सीडाइजिंग जितनी ज्यादा वैल्यू नेगेटिव होगी तो वो खुद को ऑक्सीडाइज करने की कोशिश करेगा. हमने पढ़ा था ना, ई सेल क्या होता है? ई राइट ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन. तो जिसकी वैल्यू नेगेटिव है वो ज्यादातर क्या करने की कोशिश करेगा? अपने आप को ऑक्सीडाइज, मतलब वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा. तो इन दोनों में रिडक्शन में ज्यादा बेटर इक्वेशन हम कौन सी पिक करके चलेंगे? ये वाली हम पिक करके चलेंगे. क्यों पिक करके चलेंगे ये वाली? क्योंकि यहाँ पे E की वैल्यू क्या है? नेगेटिव आ रही है और E की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है? 0. ठीक है, तो ये
जीरो कह लो या कम नेगेटिव कह लो या पॉजिटिव कह लो, मतलब इन दोनों में इसकी वैल्यू क्या है, बड़ी है। तो रिडक्शन में हम ये वाली इक्वेशन कंसीडर करके चलेंगे। तो कैथोड पे हमारी जो मेन रिएक्शन प्रेफर हम करेंगे वो कौन सी करेंगे, H प्लस इलेक्ट्रॉन्स गिव्स यू हाफ H2, ठीक है। तो हमारी ये वाली रिएक्शन प्रेफर्ड हो जाएगी, ठीक है। अब क्योंकि आपका क्या है, वाटर भी है इसमें क्या है आपका, वाटर भी है। जो H प्लस आयन है वो कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, जब वाटर आपका डिसोसिएट हो रहा है। जब आपका क्या डिसोसिएट हो रहा है, वाटर डिसोसिएट हो रहा है, तो हमारा क्या प्रोड्यूस हो रहा है, H प्लस आयन प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसका मतलब इस रिएक्शन को एक्चुअली में हो क्या रहा है, इस वाली के लिए H2O है वो हमें क्या दे रहा है, H प्लस दे रहा है और OH माइनस दे रहा है। लेकिन ये वाला जो H प्लस हमें मिल रहा है, ये जो H प्लस हमें मिल रहा है, ये एक इलेक्ट्रॉन लेके हाफ H2O बना ले रहा है, हाफ H2 बना रहा है। तो इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, H2O प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स यू हाफ H2 प्लस OH माइनस। इन दोनों रिएक्शन को हमने ऐड अप कर दिया, H2O और एक इलेक्ट्रॉन आ गया, ये H प्लस और ये H प्लस कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपको क्या मिलेगा, हाफ H2 प्लस OH माइनस। तो ये हमारी कैथोड की रिएक्शन हो गई। कैथोड पे जो हमारी रिएक्शन हो रही है वो क्या हो रही है, H2O प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स यू हाफ H2 प्लस OH माइनस, हाफ H2 प्लस OH माइनस। ये हमारी रिएक्शन हो रही है। एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ पे आपके एक्चुअली में इसके अंदर क्या है, OH आयन है, H प्लस आयन है, Na प्लस आयन है और Cl माइनस के आयन, ठीक है। तो अब Na प्लस इलेक्ट्रॉन लेके Na बना लेगा, कैथोड पे नेगेटिव है तो इसका इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पे Na डिपॉजिट होता चला जाएगा, और H प्लस इलेक्ट्रॉन लेके H2 गैस बना लेगा, ठीक। अब इन दोनों में इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जीरो है, इसका नेगेटिव में है, तो हम ये वाली रिएक्शन प्रेफर करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये रिएक्शन हो किसकी वजह से रही है, क्योंकि H2O जो है वो हमें H प्लस और OH आयन दे रहा था, तो अब ये जो H प्लस आयन मिल रहा है ये इलेक्ट्रॉन लेके ये बना दे रहा है, तो इन दोनों रिएक्शन को क्या कर दो, ऐड कर दो। अगर हम इन दोनों रिएक्शन को ऐड करते तो एक्चुअली में क्या आता है, देखो H2O क्या आता है, H2O प्लस H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, रिएक्टेंट साइड ऐड कर दिया, H2O प्लस H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स यू हाफ H2 प्लस H प्लस प्लस OH माइनस। H प्लस और H प्लस कैंसिल हो गया तो क्या बचा, H2O प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स यू हाफ H2 प्लस OH माइनस। ये हमारी रिएक्शन हो गई किसकी, कैथोड की। अब ऐसे ही आप एनोड की बात कर लो। जब हम एनोड की बात करेंगे तो एनोड पे हमारा क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। एनोड पे हमारा क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। अब एनोड पे एक रिएक्शन तो आपकी क्लोरीन वाली होगी, क्या ये होगी, Cl माइनस गिव्स यू हाफ Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन, है ना। एक तो ये होगी क्या, Cl माइनस गिव्स यू हाफ Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दूसरी जो रिएक्शन हमारी होगी एनोड पे, ये कहाँ पे रिएक्शन हो रही है, एनोड पे हो रही है। कहाँ पे हो रही है, एनोड पे। तो वहां पे जो हमारा H2O है वो क्या देगा हमें, O2 देगा, H प्लस देगा और क्या देगा, इलेक्ट्रॉन देगा। ये रिएक्शन हमारी एनोड पे हो रही है, क्या देगा, O2 देगा, H प्लस देगा और इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। अब अगर हम इसको लेके चले बैलेंस करने की कोशिश करें तो यहाँ पे अगर हम 2 लगाते हैं तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपका 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ठीक है। तो 2H2O गिव्स यू O2 प्लस 4H प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इसका जो E सेल आया क्लोरीन वाली रिएक्शन का, ये कितना आया 1.36 और इसका कितना आया 1.2, 1.36 और 1.23, ठीक है। अब इस केस में यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कौन सी प्रेफर करेंगे, यहाँ पे हम कौन सी वाली प्रेफर करेंगे, वो जिसकी वैल्यू क्या है, लोअर है, जिसकी वैल्यू क्या है, लोअर है, ठीक है। तो हमारी जो ओवरऑल रिएक्शन है, ओवरऑल रिएक्शन जो है, ये जो आपकी ओवरऑल रिएक्शन है ये वाली आप इसको लेके, ठीक है, Cl माइनस गिव्स यू हाफ, ये हमारी क्या हो जाएगी, एनोड पे रिएक्शन हो जाएगी। एनोड पे हमारी ये वाली रिएक्शन
आ जाएगी Cl माइनस प्लस हाफ Cl2, सॉरी इट इज हाफ Cl2 gives you electron and that will be 1.36. इसका जो E की वैल्यू है वो कितनी है, सॉरी माइनस 1.36 है। ठीक है, तो हम कौन सी वैल्यू लेके चलेंगे, जिसकी वैल्यू आपकी कम है, जिसमें आपकी वैल्यू क्या है, कम है। ठीक है, तो जो हमारी नेट रिएक्शन होगी यहाँ पे, जो हमारी नेट रिएक्शन होगी वो हमारी क्या होगी, ये आपका Na ये वाली एक पार्ट आ जाएगा, एक ये वाला पार्ट आ जाएगा और एक ये वाला पार्ट आ जाएगा। तो बेसिकली क्या हो रहा है आपका NaCl है और H2O है, तो ये हमें क्या देगा, एक तो Na प्लस देगा, एक Cl माइनस देगा। ये तो हमारे मेन हो गए, क्योंकि NaCl और H2O में क्या देगा, Na प्लस देगा और Cl माइनस देगा। लेकिन जो हमारा Cl माइनस था वो किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, हाफ Cl2 में, तो इसको हम क्या लिख देंगे, हाफ Cl2। ठीक है, और H2O क्या दे रहा था हमें, H प्लस दे रहा था और OH माइनस दे रहा था। लेकिन जो हमारा H प्लस था वो क्या हो रहा है, हाफ H2, तो ये क्या हो जाएगा आपका हाफ H2। ठीक है, तो बेसिकली हमारी रिएक्शन जो हुई NaCl प्लस H2O गिव्स यू NaOH, Na प्लस और OH माइनस मिलके क्या बना लेंगे, NaOH प्लस हाफ Cl2 प्लस हाफ H2। ठीक है, देखो कैथोड पे हम वो वैल्यू लेके चलेंगे जिसका E नॉट की वैल्यू बड़ी हो, एनोड पे हम वो लेके चलेंगे जिसकी E नॉट की वैल्यू छोटी हो। ठीक है, तो कैथोड पे हमारी मेन रिएक्शन ये वाली होगी, ठीक है, और एनोड पे ये वाली होगी। ठीक है, तो जो ओवरऑल रिएक्शन है NaCl प्लस H2O जब हम लिखेंगे तो NaCl हमें क्या दे रहा था, Na प्लस और हाफ Cl2 दे रहा था। तो अब ये वाली रिएक्शन को तो हम कंसीडर करेंगे नहीं, ठीक है, इन दोनों में तो हम ये वाली रिएक्शन को नहीं कंसीडर करेंगे, मतलब कि Na प्लस हमारा एज इट इज रहेगा। ठीक है, Na प्लस हमारा एज इट इज रहेगा। और एक जो Cl माइनस बना, यहाँ देखिए Cl माइनस का ये बन रहा है, इन दोनों में हम Cl माइनस वाली रिएक्शन को कंसीडर करेंगे तो Cl2 हाफ Cl2 आ गया। फिर H2O में क्या हो रहा है, H प्लस और OH माइनस आ रहा है, तो OH यहाँ पे जो H प्लस वाली रिएक्शन है, H प्लस का क्या बन जा रहा है, हाफ H2 लिख लिया और OH माइनस एज इट इज रह गया। तो कैथोड पे हम ये वाली रिएक्शन लेके चलेंगे, H2O का जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा, तो H2O का प्रोडक्ट ये लिखा हुआ, और NaCl का जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा। ठीक है, तो ये हमारी ओवरऑल रिएक्शन हो गई। तो इस तरीके से हमारा जो है क्लोरीन और हाइड्रोजन हमारे डिपॉजिट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन हो रही है ये क्या हो रही है, इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइसिस। ये रिएक्शन कैसे हो रही है, ये रिएक्शन तब हो रही है जब हम किसी सॉल्ट में क्या पास कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो वो इलेक्ट्रोलाइट जो पूरी तरीके से डिसोसिएट हो जाएगा, ठीक है, वो क्या है आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और वो इलेक्ट्रोलाइट जो पूरी तरीके से डिसोसिएट नहीं होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा। ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम इलेक्ट्रोलिसिस की बात करते हैं तो बेसिकली हम डिकम्पोजिशन करते हैं ऑफ सॉल्ट यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें हमारे दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, जैसे कि अगर हम इसको सिंपल लेके चलते हैं, अगर मान लो ये तो हमने वाटर के साथ लेके चला, ठीक है, अगर ये मान लो मॉल्टन स्टेट में होता, ठीक है, क्या मॉल्टन स्टेट में अगर होता तो आपका सिंपल क्या होता है, इसमें Na और Cl होता, ठीक है, तो दो रिएक्शन होती है, एक क्या होती है आपकी Na प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स यू Na, और Cl माइनस जो है आपका Cl माइनस गिव्स यू हाफ Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसका क्या हो रहा है आपका ऑक्सीडेशन, और इसका क्या हो रहा है आपका रिडक्शन। तो रिडक्शन कहाँ पे, ये रिएक्शन कहाँ पे हो रही है हमारी, कैथोड पे हो रही है, और ये रिएक्शन कहाँ पे हो रही है हमारी, एनोड पे हो रही है। ठीक है, मतलब कि हमें NaCl क्या देता है, हमें Na प्लस Cl माइनस हमें देता है।
तो यहाँ पे हमारा क्या, कैथोड पे सोडियम डिपॉजिट होता चला जाएगा और एनोड पे क्लोरीन डिपॉजिट होता चला जाएगा। ठीक है, तो क्लोरीन क्योंकि गैसियस स्टेट में है तो हो सकता है निकल जाए, बट आपका सोडियम जो है वो इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होता चला जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, एक फैराडे साइंटिस्ट है, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था। फैराडे ने क्या कहा था, दो बातें कही थी कि जो इलेक्ट्रोलिसिस है, जो हमारा क्या है इलेक्ट्रोलाइसिस है, वो जो रिएक्शन अगर हो रही है वो किस पे डिपेंड करती है कि जो करंट के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, किसके प्रोपोर्शनल है, करंट के। देखो रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू करंट। ठीक है, एंड टाइम ऑफ करंट, क्या टाइम ऑफ करंट। तो जितनी देर तक आप करंट, फैराडे लॉ का पहला लॉ क्या था, माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रोलाइट पे लॉ दिया था कि अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन अकर्स एट एनी इलेक्ट्रोड इज प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो कितनी रिएक्शन होगी, मतलब कि कोई रिएक्शन कितनी कंप्लीट होगी या थोड़ी सी होगी, वो किस पे डिपेंड करता है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पे। किस पे डिपेंड करता है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास। ठीक है, तो जो रिएक्शन है वो क्या है, प्रोपोर्शनल टू, क्या लिख सकते हैं, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू। अब इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी सी पास हो रही है, थोड़ी देर के लिए पास हो रही है, तो रिएक्शन क्या होगी, कम होगी। इलेक्ट्रिसिटी बहुत देर के लिए पास हो रही है तो रिएक्शन क्या होगी, ज्यादा होगी। किस क्या होगी, आपकी रिएक्शन ज्यादा होगी। और जब आपकी रिएक्शन हो रही है, जब आपकी रिएक्शन हो रही है तो एक मेटल क्या होगा, कुछ सब्सटेंस क्या होगा, डिपॉजिट होगा। तो क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस या फिर क्या, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस इज प्रोपोर्शनल टू, वो भी किसके प्रोपोर्शनल होगा, आपका अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या फिर चार्ज। ठीक है, कितना सब्सटेंस, जैसे कितना, अगर थोड़ी देर आप करंट पास करोगे, ठीक है, तो थोड़ा सोडियम डिपॉजिट होगा। बहुत ज़्यादा देर तक करंट पास करोगे तो आपका ज़्यादा सोडियम यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा। तो ये रिएक्शन जो है टोटली किस पे डिपेंड है, दोनों चीज़ें, कितनी ज़्यादा रिएक्शन होगी ये भी किस पे डिपेंड है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पे या फिर क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो आपने पास की है, और कितना अमाउंट अलग अलग सब्सटेंस के डिपॉजिट हो रहे हैं इलेक्ट्रोड्स पे, वो भी किस पे डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रिसिटी पे। किस पे डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रिसिटी पे आपका डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इसके बारे में अभी हम देखेंगे फैराडेज लॉ के बारे में फिर से। पहले हम देख लेते हैं जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हम पढ़ रहे हैं, इसमें हमारी क्या होता है, कंडक्टिविटी होती है, मोलर कंडक्टिविटी होती है। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है, जैसे कि सपोज ये आपका सेल है, ये हमारा कोई इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, कोई इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, इसमें हमने एक इलेक्ट्रोड ये लगा दिया। प्लेटिनम के जनरली हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोड। ठीक है, जनरली हम लोग कौन से इलेक्ट्रोड्स यूज करते हैं, प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड्स यूज करते हैं। ठीक है, प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड्स क्यों यूज करते हैं, प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड्स इसलिए यूज करते हैं क्योंकि वो क्या होता है, नोबल मेटल होता है, वो रिएक्शन में जल्दी पार्ट नहीं लेते हैं। ठीक है, ये हमारे इलेक्ट्रोड्स हो गए। ठीक है, और ये वायर के थ्रू हमने इनको कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब जो इन दोनों की बीच की डिस्टेंस है वो क्या है, L, और इसका एरिया क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, A। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने फिजिक्स में करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे R इज इक्वल टू रो L बाई A। यहाँ पे R क्या है, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट। R क्या है, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट। L क्या है, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, A क्या है आपका, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, एरिया, और रो आपकी क्या है, रेजिस्टिविटी। रो हमारा क्या है, रेजिस्टिविटी। हाँ,
और इसको हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये हमारा R इज इक्वल टू क्या हो गया, रो L बाई ए। ठीक है, अच्छा देखिए, अगर आपकी रेजिस्टिविटी कम है तो कंडक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा। अगर रेजिस्टेंस देखिए, किसी का रेजिस्टेंस ज्यादा है तो उसका कंडक्टेंस ऑब्वियसली क्या होगा, कम होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस क्या है, अपोजिट है। रेजिस्टेंस मतलब अपोज कर रहा है और कंडक्टेंस मतलब फेवर कर रहा है। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज R इज इक्वल टू 1 बाय के या फिर कप्पा इंटू L बाई ए। तो जो कप्पा है ये क्या होती है, हमारी कंडक्टिविटी होती है। क्या होती है, कंडक्टिविटी। ठीक है, अच्छा यहाँ से पहले रो की यूनिट देख लेते हैं। एक चीज देख लीजिए, R इज इक्वल टू क्या है, रो L बाई ए। इसका मतलब रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इंटू ए बाई एल। तो रो की जो यूनिट हो जाएगी क्या हो जाएगी, ओम मीटर। ओम मीटर, मीटर स्क्वायर अपॉन में मीटर। ठीक है, अब इसका मतलब कंडक्टिविटी क्या है, कप्पा जो है वो क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी है। तो इसका मतलब कप्पा की यूनिट क्या हो जाएगी, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो ओम इनवर्स को हम सीमेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीमेंस। ठीक है, ओम इनवर्स को, ओम इनवर्स को हम क्या बोलते हैं, सीमेंस। और इसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कप्पा की जो यूनिट है वो क्या हो जाएगी, सीमेंस मीटर इनवर्स। ठीक है, और अगर ये डिस्टेंस सेंटीमीटर में है तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। क्या, सीमेंस मीटर इनवर्स अगर आपकी डिस्टेंस मीटर में है, और सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स अगर आपकी डिस्टेंस कितने है, सेंटीमीटर में है। ठीक है, और ये जो टर्म होता है L बाई ए, ये जो L बाई ए टर्म है, ये हमारा किसी भी सेल के लिए कांस्टेंट होगा, क्योंकि जब आपने सेल बना लिया तो इलेक्ट्रोड को आप बार बार बदलेंगे नहीं और उनकी बीच की डिस्टेंस भी नहीं बदलेंगे। तो जो L बाई ए है, इस टर्म को हम क्या बोलते हैं, L बाई ए हमारा क्या होता है, सेल कांस्टेंट होता है। क्या होता है, L बाई ए हमारा क्या होता है, सेल कांस्टेंट। L बाई ए ये हमारा क्या होता है, सेल कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो ये जो है सेल कांस्टेंट, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सेल कांस्टेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं G स्टार। G स्टार इज इक्वल टू L बाई, ये हमारा क्या है, सेल कांस्टेंट। ठीक है, अब आप देख लीजिए, आपका क्या था, यहाँ से आप इसकी जगह G स्टार लिख सकते हैं। तो इसका मतलब R इज इक्वल टू G स्टार बाई कप्पा। इसका मतलब कप्पा इज इक्वल टू G स्टार बाई R। तो जो आपकी कंडक्टिविटी है इलेक्ट्रोलाइट की, जो कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट अपॉन में रेजिस्टेंस। सेल कांस्टेंट अपॉन में रेजिस्टेंस, ये हमारी क्या होती है, कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। क्या होती है, कप्पा इज इक्वल टू क्या होता है आपका, सेल कांस्टेंट दैट इज G स्टार अपॉन में रेजिस्टेंस R। ठीक है, ये हमारी क्या होती है, कंडक्टिविटी। एक बार फिर से देख लीजिए, जब हम कंडक्टिविटी मेजर कर रहे हैं तो हमने ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ले लिया, ये हमारे इलेक्ट्रोड्स हो गए, इनका एरिया क्या है, इसका A, डिस्टेंस कितनी है L। हमें पता है फिजिक्स से R इज इक्वल टू रो L बाई ए होता है। रो क्या होता है, रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसकी यूनिट क्या होती है, ओम मीटर। ठीक, और रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी हमारा क्या होता है, कंडक्टिविटी दैट इज कप्पा। ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ओम इनवर्स को हम सीमेंस बोलते हैं या फिर S। तो कप्पा की यूनिट क्या होगी, S मीटर इनवर्स। मीटर की जगह हम सेंटीमीटर अगर यूज करेंगे तो सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा, अगर ये डिस्टेंस सेंटीमीटर में है। ठीक है, अच्छा अब रो को 1 बाई के लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रो को 1 बाई के लिख दिया, और L बाई ए हमारा क्या है, सेल कांस्टेंट। तो इसका मतलब R इज इक्वल टू, इसकी जगह G स्टार अपॉन में K, K इज इक्वल टू G स्टार अपॉन में R। तो कंडक्टिविटी इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट अपॉन में रेजिस्टेंस। अच्छा, एक चीज और हम देख सकते हैं यहाँ से ही कि K इज इक्वल टू
1/r into L by A, 1/r into L by A, ठीक है। K is equal to 1/r into L by A, और L by A हमारा क्या है, सेल कांस्टेंट है। L by A हमारा क्या है, सेल कांस्टेंट है, ठीक है। अब अगर हम एरिया से मल्टीप्लाई और एरिया से डिवाइड कर दें, ठीक है, और एरिया हमारा क्या है, सपोज 1 है, ठीक है, तो कप्पा इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, और रेजिस्टेंस भी हमारा 1 है, तो कप्पा क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी वॉल्यूम के बराबर हो जाएगी। क्या, ये एरिया इनटू लेंथ, इस वॉल्यूम के बराबर हमारी क्या हो जाएगी, कंडक्टिविटी, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमने एरिया 1 ले लिया, तो लेंथ इनटू एरिया वॉल्यूम होता है, ठीक है, और एरिया इनटू एरिया 1 इनटू 1 1 हो जाएगा, रेजिस्टेंस भी 1 ले लिया हमने, तो कप्पा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई, कंडक्टिविटी हो गई, ये हमारी क्या हो गई, कंडक्टिविटी हो गई, ठीक है। तो अब जो कंडक्टिविटी है वो किन चीजों पे डिपेंड करती है, इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टिविटी है वो किन चीजों पे डिपेंड करती है। तो पहला क्या है, कंसंट्रेशन। आप कंसंट्रेशन अगर बढ़ाएंगे तो आपकी कंडक्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी, कंडक्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। दूसरा हमारा क्या होता है, विस्कोसिटी। क्या होता है, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी बेसिकली क्या होता है, फ्रिक्शन इन लिक्विड, फ्रिक्शन इन लिक्विड। तो अगर विस्कोसिटी ज्यादा है, विस्कोसिटी क्या है, ज्यादा है, फ्रिक्शन अगर ज्यादा है, तो जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो आयन्स है, वो फ्लोट, उनकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, मतलब कि कप्पा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, मतलब कि कप्पा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी। विस्कोसिटी अगर ज्यादा है तो कंडक्टिविटी कम हो जाएगी, और विस्कोसिटी अगर कम है तो कंडक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी। क्यों, क्योंकि विस्कोसिटी अगर बढ़ जाएगी तो जो आयन्स हैं वो स्पीड में, उनकी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। अब वेलोसिटी ऑफ आयन्स डिक्रीज हो जाएगी तो इसका मतलब कंडक्टिविटी ऑब्वियसली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फिर तीसरा क्या है, चार्ज ऑन आयन, ठीक है। अब देखिए दो आयन लेके चलिए, Na+ लेके चलिए और Ca2+ लेके चलिए। अब एक Na अगर जा रहा है, एक Na+1 का चार्ज लेके जा रहा है और एक कैल्शियम 2+ का चार्ज लेके जा रहा है, तो एक बार में कौन ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, Ca2+ ज्यादा कंडक्ट करेगा, क्योंकि वो ज्यादा चार्ज लेके जा रहे हैं एक राउंड में। दैट मीन्स अगर आयन पे चार्ज ज्यादा है तो उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। आयन पे अगर चार्ज ज्यादा है तो उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। उसके बाद क्या है हमारा, टेम्परेचर है। देखिए टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो विस्कोसिटी ऑटोमेटिक कम हो जाती है, टेम्परेचर बढ़ाने से फ्रिक्शन कम हो जाएगा, मतलब विस्कोसिटी कम हो जाएगी और वेलोसिटी बढ़ जाएगी। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कंडक्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। और दूसरा क्या है आपका, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। क्या, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मतलब अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो कंडक्टिविटी थोड़ी ज्यादा होगी, और वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो उसमें कंडक्टिविटी क्या होगी, थोड़ी सी कम होगी, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारा कंडक्टिविटी है तो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है, कंसंट्रेशन ज्यादा होगा कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। फिर विस्कोसिटी पे डिपेंड करती है, विस्कोसिटी ज्यादा होगी तो कंडक्टिविटी कम होगी। चार्ज ऑन आयन ज्यादा होगा तो कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। टेम्परेचर बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी। इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग है तो कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रोलाइट वीक है तो कंडक्टिविटी वीक होगी। और तीसरा एक और आप लेके चल सकते हो, स्पीड ऑफ आयन। स्पीड ऑफ आयन, फास्टर इज द आयन, मोर इज द कंडक्टिविटी। आयन जितनी तेज ट्रेवल करेगा कंडक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। आयन जितनी तेज ट्रेवल करेगा कंडक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये तो हमारा आ गया, बात हो गई कंडक्टिविटी की। अब हम हर चीज, जैसे मास होता है तो फिर मोलर मास होता है, तो ऐसे ही जैसे कंडक्टिविटी है तो इसी तरीके से हमारी क्या होगा, एक टर्म मोलर कंडक्टिविटी। क्या होगा हमारा, मोलर कंडक्टिविटी। अब हम बात करेंगे किसकी, मोलर कंडक्टिविटी की अब हम बात करेंगे। तो
मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, तो ये आपको नाम से ही समझ में आ गया होगा। मोलर कंडक्टिविटी क्या होगा? कंडक्टिविटी पर मोल। तो मोलर कंडक्टिविटी जो होती है लैम्डा, यहाँ पे एम लगा होता है, ठीक है, वो क्या हो जाती है आपकी कंडक्टिविटी अपॉन में कंसंट्रेशन। ठीक है, कंसंट्रेशन मतलब यहाँ पे बेसिकली क्या हो जाएगी? मोलैरिटी। क्या हो जाएगी आपकी? मोलैरिटी। अब कंडक्टिविटी जो मोलर कंडक्टिविटी है वो देखिए आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई कंसंट्रेशन से। क्या? मोलर कंडक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। अगर आपका कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो कंडक्टिविटी क्या होगी? बढ़ेगी। लेकिन मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी? कम होगी। अगर आपका कंसंट्रेशन कम हो रहा है तो कंडक्टिविटी कम होगी, लेकिन मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। अब लेट मी एक्सप्लेन यू कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा क्यों होता है? हमारी मोलर कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन कम करने से कैसे इंक्रीज हो जाती है। अब जैसे कि सपोज हमारे पास एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है CH3COOH, ठीक, इसमें आपने वाटर डाला, ठीक है, तो ये डिसोसिएट होगा, लेकिन पूरी तरीके से डिसोसिएट नहीं होगा। पूरी तरीके से डिसोसिएट नहीं होगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली पूरी तरीके से डिसोसिएट नहीं होगा तो ऑब्वियसली इसकी जो मोलर कंडक्टिविटी है वो कम रहेगी। अब जैसे ही आप इफ यू इंक्रीज द डाइल्यूशन, अगर आप डाइल्यूशन क्या करते जाओ? इंक्रीज करते जाओ, और वाटर डालते जाओ, और वाटर इसमें डालते चले जाओ, तो क्या होगा? ये और ज्यादा मोर इट विल डिसोसिएट। तो मोर इट विल डिसोसिएट। ठीक है, अब जितना ज्यादा ये डिसोसिएट होगा मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। मतलब कि जब आप इसको डाइल्यूट कर रहे हैं, जब आप इसको डाइल्यूट कर रहे हैं तो बेसिकली इसमें डिसोसिएशन बढ़ रहा है, और ज्यादा डिसोसिएट होगा, और ज्यादा डिसोसिएट होगा, और ज्यादा डिसोसिएट होगा, तो मोलर कंडक्टिविटी आपकी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो ऑन डाइल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। ऑन डाइल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। ठीक है, तो इसमें जो बेसिकली मोलर कंडक्टिविटी को हम क्या लिखते हैं? जब हम लिखते हैं मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू K इंटू मोलैरिटी, ठीक है, इंटू 1000 आप ऊपर भी लिख सकते हो और नीचे भी लिख सकते हो। ऊपर अगर लिखोगे 1000 तो ये क्या हो जाएगा आपका? सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर। सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर। अगर आप कहाँ पे लिख रहे हैं? ऊपर लिख रहे हैं, ठीक है, 1000, तो आपका क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर। और अगर आप नीचे लिखोगे, 1000, अगर आप 1000 नीचे लिखोगे तो आपका क्या हो जाएगा? ये 1000 लीटर पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो आप इसको कहीं पर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई? मोलर कंडक्टिविटी हो गई। अच्छा, अब अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये हमारी क्या हो गई? मोलर कंडक्टिविटी, और ये C की पावर 1/2। ठीक है, कंसंट्रेशन मतलब मोलैरिटी, कंसंट्रेशन मतलब मोलैरिटी। तो अब हम ग्राफ देखेंगे मोलैरिटी वर्सेस कंसंट्रेशन का। तो दो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, एक हमारा क्या होता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो जब हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं, जब हम किसकी बात करते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं। ठीक है, तो आपका जो मोलर कंडक्टिविटी होती है क्या होती है? m0 माइनस E इंटू C की पावर 1/2। A यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है, और ये लैम्डा m0 क्या है? ये है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और इसको हम क्या बोल सकते हैं? लिमिटिंग मोलर
कंडक्टिविटी, ठीक है, या फिर क्या बोल सकते हैं कि मोलर कंडक्टिविटी when concentration approaches to zero, देखिए हमने क्या पढ़ा, जब हम क्या कर रहे हैं, जब हम डाइल्यूशन कर रहे हैं, जब हम क्या कर रहे हैं, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को क्या कर रहे हैं, डाइल्यूट कर रहे हैं, तो उसकी मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब डाइल्यूट आप कब तक करेंगे भाई, उसका कंसंट्रेशन जीरो के आसपास पहुंचा देंगे, मतलब कि इनफाइनाइटली डाइल्यूट कर देंगे। तो जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो कंडक्टिविटी होती है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा एम नॉट से। और इससे ज्यादा आपकी मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज नहीं हो सकती, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं हम, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी कैनॉट गो बियॉन्ड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी is the conductivity at infinite dilution. Limiting molar conductivity is the conductivity at infinite dilution, ठीक है। तो जब हम ये ग्राफ बनाते हैं तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जैसे NaCl KCl उनके लिए ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा NaCl, ठीक है, उनके लिए ग्राफ ऐसा बनता है। देखिए कंसंट्रेशन कम है तो कंडक्टिविटी ज़्यादा है, मोलर कंडक्टिविटी। कंसंट्रेशन आपका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो मोलर कंडक्टिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ऐसा होता है, बट वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कुछ ऐसा ग्राफ होता है, जैसे कि क्या आपका CH3COOH, ठीक है, CH3COOH, ठीक है। तो ये जो पॉइंट होता है, अब इससे ज़्यादा वो नहीं हो रहा है, ये वाला जो पॉइंट होता है ये क्या होता है, लैम्डा एम नॉट, दैट इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। इससे आपका कंसंट्रेशन देखिए किधर को आ रहा है, जीरो को आ रहा है, तो मोलर कंडक्टिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अब इससे ज़्यादा कम आप कंसंट्रेशन नहीं कर सकते, तो इस पॉइंट पे जो आपकी कंडक्टिविटी है, ये मोलर कंडक्टिविटी, इसे हम क्या बोलेंगे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोलेंगे। इसे हम क्या बोलेंगे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए तो हमें पता है लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा एम नॉट माइनस सी की पावर 1/2। लेकिन अब अगर हम वीक इलेक्ट्रोलिसिस की बात करें, किसकी बात करें, वीक इलेक्ट्रोलिसिस की बात करें, तो वहां पे तो डिसोसिएशन पूरी तरीके से होगा नहीं, वहां पे डिसोसिएशन पूरी तरीके से होगा नहीं। जैसा कि हमने पीछे पढ़ा था सॉल्यूशन वाले चैप्टर में, अल्फा होगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है, क्योंकि पूरी तरीके से डिसोसिएशन होता नहीं है, तो वहां पे क्या होता है, अल्फा आ जाता है आपका, दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, अब हम किसकी बात करेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करेंगे। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में आपका एक टर्म होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और एक हमारा क्या होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट। ये हमें पता है Ka इज इक्वल टू क्या होता है, C अल्फा C अल्फा स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस अल्फा, क्या होता है आपका, C अल्फा स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस अल्फा, ये हमने पढ़ा है। अब यहाँ पे जो अल्फा होता है, अल्फा क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी अपॉन में लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, इनका रेशियो हमारा क्या होता है, अल्फा होता है। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो Ka इज इक्वल टू C इंटू अल्फा की जगह लैम्डा एम स्क्वायर अपॉन में लैम्डा नॉट एम स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस लैम्डा एम बाय लैम्डा एम नॉट। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब Ka इज इक्वल टू C इंटू लैम्डा एम स्क्वायर अपॉन लैम्डा नॉट एम स्क्वायर इंटू लैम्डा एम नॉट माइनस लैम्डा एम डिवाइड बाई लैम्डा एम नॉट। लैम्डा एम नॉट से स्क्वायर कट गया, इसका मतलब हमारा जो Ka है डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या हो जाएगा, C इंटू लैम्डा एम स्क्वायर अपॉन में लैम्डा एम नॉट इंटू लैम्डा एम नॉट माइनस लैम्डा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, डिसोसिएशन कांस्टेंट हो गया, किसके लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, क्या हो गया,
वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है। ठीक है। अच्छा, अब इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे होता क्या है? जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन होता है तो क्या होता है, उसके लिए हमारा एक लॉ है, कोहलॉट्स लॉ। कौन सा लॉ है हमारा? कोहलॉट्स लॉ। ठीक है। कोहलॉट्स लॉ। ठीक है। तो ये जो लॉ है ये क्या कहता है कि जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन होता है तो क्या आपका होता है, फॉलो होता है आपका एक लॉ ऑफ क्या, इंडिपेंडेंट माइग्रेशन। क्या लॉ ऑफ, ये क्या फॉलो करता है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन फॉलो करता है। ठीक है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन का मतलब क्या हुआ? बेसिकली जैसे कि सपोज आप NaCl ले लो, क्या NaCl हमने ले लिया, तो जब आप इनफाइनाइटली डाइल्यूट कर दोगे तो पूरी तरीके से क्या केवल यहाँ पे क्या बनेंगे? Na प्लस आयंस बचेंगे, Cl माइनस। तो हर आयन अपना इंडिपेंडेंटली कंडक्टिविटी में पार्ट लेगा, किसी का किसी से कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि सब आयन्स अलग अलग हो गए हैं। तो Na+ अपना एक अलग जाएगा, दूसरा Na+ अलग जाएगा, Cl- अलग जाएगा। इसी तरीके से जैसे आपका क्या है CH3COOH, जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर देंगे आप तो क्या हो जाएगा आपका CH3 COO- और H+। ठीक है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो आपका हो जाएगा, आपका हर आयन अलग अलग आपका क्या करेगा? कंडक्टिविटी में पार्ट लेगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि आपका क्या है CH3COOH, तो जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? CH3COO- प्लस H+। ठीक है। CH3COOH को जब आप डाइल्यूट करेंगे तो आपका क्या इन लाइन पे टूट जाएगा, CH3COO- प्लस H+ में टूट जाएगा। तो जो कंडक्टिविटी है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COOH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कंडक्टिविटी ऑफ CH3COO- प्लस कंडक्टिविटी ऑफ H+ प्लस कंडक्टिविटी ऑफ H+। तो इसकी कंडक्टिविटी और इसकी कंडक्टिविटी का सम हो जाएगा। इसका हम एक एग्जांपल ले लेते हैं तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। लेट अस टेक एन एग्जांपल। सपोज NaCl है, या फिर ले लो CaCl2 ले लेते हैं हम लोग, MgSO4। ठीक है। MgSO4, ठीक है। MgSO4 ये क्या दे रहा है आपको? Mg2+ दे रहा है प्लस SO4 2- दे रहा है। क्या दे रहा है? Mg2+ दे रहा है प्लस SO4 आपका 2- दे रहा है। ठीक है। अब जो MgSO4 की कंडक्टिविटी होगी, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ MgSO4 will be is equal to मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Mg2+ प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ SO4 2-। अब जो Mg2+ और SO4 2- की कंडक्टिविटी हमें पता होगी, जैसे कि Mg2+ की कितनी है 106, इसकी 106 है, इसकी 160। तो क्या हो जाएगा 106 प्लस 160, 106 प्लस 160। ठीक है। ये हमारी क्या हो जाएगी? कंडक्टिविटी हो जाएगी, मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से मान लो आपका क्या होता है CaCl2 होता, क्या होता है CaCl2, ये हमें क्या देगा Ca2+ प्लस 2 × Cl-। अब यहाँ पे इसकी क्या हो जाएगी? CaCl2 की क्या हो जाएगी? कंडक्टिविटी ऑफ Ca2+ प्लस 2 × कंडक्टिविटी ऑफ Cl-, क्योंकि यहाँ पे 2 इसके मोल्स हैं तो 2 से ये क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर वहाँ पे 3 होता है तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे कि इसकी कितनी है 119 है और इसकी कितनी है 76.3 है, तो क्या हो जाएगा 119 प्लस 2 × 76.3। तो ये हमारा क्या है? कोहलॉट्स लॉ है।
इसमें क्या होता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन हम इसमें फॉलो करते हैं। क्या फॉलो करते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन इसमें हम फॉलो करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब फैराडे लॉ जो हमने पढ़ा था उस पे अगर हम आए वापस फैराडे लॉ पे, तो उसमें क्या कहा था कि कोई भी जो आपका डिपोजिशन होगा वो किस पे डिपेंड करता है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पे, और जो केमिकल रिएक्शन होगी वो भी किस पे डिपेंड करती है, आपकी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पे। अगर आपकी केमिकल रिएक्शन ज्यादा हो रही है इसका मतलब अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या ज्यादा देर तक होनी चाहिए फ्लो। अगर आपकी केमिकल रिएक्शन थोड़ी हो रही है तो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होनी चाहिए, आपकी कम देर तक फ्लो होनी चाहिए। इस पे हम लेट अस टेक एन एग्जांपल कि आपका CuSO4 है, CuSO4 का इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है, ठीक है, कितनी देर के लिए, फॉर 10 मिनट के लिए उसका इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है, ठीक है। तो जो करंट हम पास कर रहे हैं उससे वो कितना पास कर रहे हैं, 1.5 एम्पियर का करंट पास कर रहे हैं। 10 मिनट के लिए हम इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं और हम 1.5 एम्पियर का करंट पास कर रहे हैं। तो वो क्या पूछ रहा है, मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड। क्या पूछ रहा है, मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड, ठीक है। तो पहले CuSO4 को लिख लीजिए आप, CuSO4 हमें क्या देगा, Cu2 देगा प्लस SO4 माइनस देगा। CuSO4 क्या देगा, Cu2 देगा प्लस SO4 माइनस देगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसका मास कितना होता है, 63 ग्राम, मोलर मास कितना होता है, 63 ग्राम। अब यहाँ पे आप देखिए कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं, देखो Cu जो है वो क्या कर रहा है, Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। तो जो चार्ज है, चार्ज हमारा कितना हो जाएगा, 2f हो जाएगा, चार्ज हमारा कितना हो जाएगा, 2f, ठीक है, 2f कूलम हमारा चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए फॉर 2f, जब चार्ज आपका कितना है 2f, ठीक है, तो आपका मास ऑफ कॉपर कितना डिपॉजिट हो रहा है, 63 ग्राम, 2f पे 63 ग्राम, ठीक है। अब हमारे पास चार्ज कितना है, यहाँ से आप निकाल लो, हमें पता है Q इज इक्वल टू क्या होता है, IT, तो Q इज इक्वल टू I कितना है 1.5 और टाइम कितना है 10 मिनट है। 10 मिनट का मतलब कितना हो गया 600 सेकेंड्स, तो इनटू 600 तो कितना हो गया आपका चार्ज 900 कूलम। अब यहाँ पे सिंपल यूनिटरी मेथड, 2f के लिए 63 ग्राम, देखिए 2 है ना, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं तो चार्ज 2f हो जाएगा, अगर 3 होते तो 3f हो जाता। तो 2f के लिए 63 ग्राम, तो इसका मतलब 900 के लिए कितना ग्राम हो जाएगा, 63 अपॉन में 2f इंटू 900, तो 63 अपॉन में 2, f की वैल्यू में पता है कितनी होती है 96500 इंटू 900, इसको आप सॉल्व कर लेंगे, इतना ग्राम कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा। अब देखिए फैराडे लॉ कैसे इस पे एप्लीकेबल है। अगर ये 10 मिनट का हम 20 मिनट कर देते तो चार्ज बढ़ जाता, तो मास ऑफ जो कॉपर डिपॉजिट हुआ है वो क्या हो जाता, ज्यादा हो जाता। आई बात समझ में कि नहीं आई बात समझ में? तो दिस इज अबाउट फैराडे लॉ। तो इस तरीके से हमारा चैप्टर आपका लगभग कवर हो गया है। अब हमें केवल किसके बारे में पढ़ना है, बैटरीज के बारे में पढ़ना है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।